हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट चल रहा था और टेस्ट नंबर 6 है जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसका दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे। मतलब आधा पेपर कल पिछले वीडियो में था, आधा पेपर अब बनाएंगे। पूरी व्याख्या के साथ है। बीपीएससी का एग्ज़ाम 8 मई को होने वाला है, जिसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल भी रही है। उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहे होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देंगे आप लोग। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट की श्रृंखला चलाई जा रही, जैसे कि जल्दी से जल्दी अच्छा खासा कवर हो जाए आप लोगों का और कोई उसमें दिक्कत भी ना आए। फिलहाल इसके आगे हम आज शुरू करेंगे और वीडियो भी अंत तक ज़रूर देखें। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों है इसमें। फ़िलहाल हम हिंदी का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, उसको सुनिए भी, व्याख्या उसकी आपको मिली मतलब दे ही रहे हैं बराबर से, तो व्याख्या को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उम्मीद रखिए कि ये जो पेपर है ना, इससे हालांकि आपको मिलता जुलता अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम आज कि निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि महिलाओं बच्चों के लिए है, सही बात है। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये भी सही है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ये भी सही है और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है, ये भी सही है। तो प्रावधान 15 के अंतर्गत इन सभी के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, इन सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि सभी इसके सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णन किया जाता है? इसमें अगर देखा जाए तो जैसे मूल अधिकार और डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमने चैप्टर में पढ़ाया भी है आप लोगों को, ये दोनों ना इन दोनों का वर्णन संविधान की अंतरात्मा के रूप में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार और डीपीएसपी, इसका डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हाँ अब सही है। अगला प्रश्न है, सरकार की संघीय व्यवस्था वह है जिसमें, देखिए संघीय व्यवस्था के कुछ द्योतक हैं। क्या है? दोहरी सरकार होती है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, लिखित संविधान, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मक विधायिका, ये कुछ संघात्मक लक्षण हैं। तो इसमें संविधान की दोहरी जो राज्य व्यवस्था संविधान स्थापित करता है, द्विसदनात्मक, तो ये क्या है? ये इसका सही है, संघीय व्यवस्था का लक्षण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन करने की अनुशंसा की गई थी? देखिए क्या हुआ ना कि 1969 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के पूरे प्रश्न की जांच करने, राज्यों के लिए अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 3 सदस्यीय समिति। कब हुई समिति का गठन? 1969 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजमन्नार समिति, जिसने अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन करने की अनुशंसा की थी। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य जनजाति कल्याण मंत्री नहीं है? तो ये सभी में तो हैं, झारखंड में भी होंगे, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी होंगे ही। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में हैं ये। ठीक है, बिहार में नहीं है, जनजाति मंत्री बिहार में नहीं है। ठीक है, तो
ये क्या है, मतलब कि 2006 के 94वें संविधान संशोधन था भैया, याद रखना, ने बिहार को जनजाति कल्याण मंत्री बनाने की बाध्यता से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया 2006 का 94वां संविधान संशोधन में। क्यों? क्योंकि अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद की संप्रभुता सीमित करते हैं। तो देखिए, संविधान की जो लिखित प्रकृति है, हमने पढ़ाया है आपको संविधान की लिखित प्रकृति। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सरकार की संघीय प्रणाली है, इसके अलावा फिर क्या है, इसके अलावा भैया न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। ये तीनों चीज़ें ना भारतीय संसद की संप्रभुता को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। सही उत्तर होगा संविधान की लिखित प्रणाली, सरकार की संघीय प्रणाली, न्याय समीक्षा की प्रणाली। ये तीनों क्या करते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। कार्यकारिणी में कौन नहीं शामिल भाई, संघ की। तो देख लीजिए, इसमें संघ की संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद है 52 से 78, जिसमें संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, मंत्रिपरिषद भी आती है और भारत के महान्यायवादी भी आते हैं। तो इसमें पूछा गया शामिल नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, ठीक है, सही है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन पात्र होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी भी कर चुका होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि यही वाली योग्यता, ये वाली योग्यता क्या है, उपराष्ट्रपति महोदय के लिए है, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन की योग्य हो, ये उपराष्ट्रपति के लिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है भाई, एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, ठीक है, याद रखना। इसमें एक चीज़ और है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कैसे होता है, दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। इसका प्रावधान कब आया, तो भैया याद रखना 70वां संविधान संशोधन था 1992 में। बात समझ रहे ना, तो इतना याद रखना कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अब देखिए, इसमें एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है और एक होता गुप्त मतदान के अनुसार भी, ठीक है। तो दोनों ही इसका आंसर हैं, तो ए और बी इसका सही है, तो सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति क्या है। भारत का राष्ट्रपति सरकार का नाम मात्र का प्रमुख होता है, भैया पता है आप लोगों को, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। और दूसरी चीज़ है कि विधितः कार्यकारी होता है। एक बात याद रखना कि राष्ट्रपति जो है ना संसद का प्रमुख अंग माना जाता है, अभिन्न हिस्सा है। क्यों है भाई, रीजन है उसका, रीजन ये है कि कोई भी एक्ट लाया जाएगा ना, अधिनियम, वो कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक, कोई भी बिल आता है अगर वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर अपनी सहमति नहीं दे देंगे। बात समझ गए। तो कथन और कारण के रूप में अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो ये इसके कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी दे रहा, तो भैया ये भी याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत सरकार का नाम मात्र का प्रमुख होता है और विधितः कार्यकारी होता है। तो एक चीज़ याद रखना, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नामांकन का प्रस्तावक के रूप में कम से कम, देखिए इसके लिए कितने प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है, 50 की 100। देखिए 50 प्रस्तावक, वो कौन होते हैं, निर्वाचक। बस समझ रहे हैं ना, तो 50 निर्वाचक कम से कम
और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचक द्वारा समर्थित होना चाहिए। प्रस्तावक के रूप में 50, अनुमोदक के रूप में 50। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यसभा के 1/4, लोकसभा के 1/4, कुछ नहीं। जिस सदन में ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी ना, उस सदन में उम्मीद रहेगी कि कम से कम, एक पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो महाभियोग प्रक्रिया कैसी है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस सदन में इसकी शुरुआत होगी ना, उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस पर, तभी वो मान्य होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा भी। बस समझ रहे हैं ना, याद रखना इस चीज़ को। तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं, एक चीज़ है इसमें, हाँ, जो शुरुआत होती है ना जिस सदन में, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। वो राज्यसभा है या लोकसभा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी सदन के 1/4 सदस्य होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला, कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की बात हो रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता? राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें तब तो करेंगे ही काम, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब भी करेंगे काम, राष्ट्रपति की पदच्युति हो जाए तब भी काम करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पद के चुनाव में देरी हो जाए ना, तो राष्ट्रपति तो तब तक अपने पद पे बने रहेंगे ना भैया, जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो ये वाला नहीं सिस्टम इसमें, चुनाव वाला, चुनाव में देरी वाला सिस्टम नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के विधायी कार्य हैं? विधायी कार्य क्या है भाई? अब देख लेते हैं। देखिए, वो भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है, ये वित्तीय कार्य है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री से किसी भी विधेयक या संघ के कार्यकलाप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, नहीं। वह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये क्या है? ये विधायी शक्ति है, ठीक है। हाँ, विधायी शक्ति है। पहला वाला वित्तीय शक्ति हो गई, ठीक है। और प्रधानमंत्री से किसी भी विधेयक संघ के कार्यकलाप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो भैया कार्यकारी शक्ति है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता होगा ना, बातचीत की जाएगी, वो भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधायी शक्ति में वह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो भैया ये इसमें सबको पता होगा, नीलम संजीव रेड्डी नाम है इनका, ठीक है। ओके, नीलम संजीव रेड्डी थे जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, क्योंकि इनके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा ही नहीं होगा। एक चीज़ और याद रखना, इसमें एक चीज़ ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर मान लीजिए 2 से अधिक उम्मीदवार हैं, तो इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि मान लीजिए 3 लोग चुनाव लड़े थे या 4-5 लोग लड़े थे, तो क्या होगा ना, सबसे कम जो वोट पाएंगे वो तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनका जो वोट रहेगा ना, वो बाकी चारों में बांट दिया जाएगा, बाकी जो बचे उम्मीदवार रहेंगे उनमें बांट दिया जाएगा बराबर से, फिर से गणना हो जाएगी, ठीक है। और ये गणना तब तक चलती रहेगी जब तक राष्ट्रपति का चुनाव मतलब निर्वाचन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है? राज्यपाल सुरक्षित रखेंगे, ये भैया है अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है। 200 के तहत ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? यह सबको पता होगा, याद भी होगा, अनुच्छेद 61 के तहत। एक चीज़ याद रखना कि अनुच्छेद 61 के तहत जो महाभियोग चलाया जाता है ना राष्ट्रपति पे, और जो निर्वाचन होता है, इसमें 2 बातें भिन्न होती हैं। कौन कौन सी बातें भिन्न भाई?
पहली बात तो भिन्न है कि मनोनीत सदस्य भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और दूसरी बात दूसरा अंतर क्या है कि दूसरा अंतर ये है कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस दो मामले में क्या है, ये भिन्न है, याद रखना इस बात को, महाभियोग निर्वाचन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रकृति में क्या है? प्रकृति में डैश है और सर्वोच्च न्यायालय डैश में दिए गए निर्णय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें देखिए क्या है ना, एक 1970 में एक मामला आया था कूपरवाद। ठीक है, इसी में न्यायालय ने माना था कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विवादास्पद विषय पर अध्यादेश जारी करने के उद्देश्य से जानबूझकर संसद के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान किया है, ताकि संसदीय निर्णय और इस प्रकार संसद के प्राधिकार को दरकिनार किया जा सके। तो मामला था 1970 का आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ मामला। ठीक है, तो याद रखना ये गैरवाद्य है, वो गैरवादी योग्य है, और कौन से निर्णय थे? कूपरवाद में दिए गए निर्णय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नहीं, इसका कूपरवाद वाद योग्य है भाई, गलत हो गया, ये वाद योग्य है। ठीक है, गैरवाद नहीं, वाद योग्य है, और कूपरवाद मामला 1970 का। अगला प्रश्न है, अध्यादेश का जीवन काल सदनों के पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह होता है। 6 सप्ताह की अवधि की गणना के लिए किस तिथि पर विचार किया जा सकता है? तो देख लेते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों का भिन्न भिन्न तिथियों पर पुनः समवेत होने के लिए आह्वान किया जाता है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना इन तिथियों में से बाद वाली तिथि से की जाती है। मतलब एक का सप्ताह पूरा हो रहा 5 तारीख को, एक का पूरा हो रहा है 3 तारीख को, तो जो 5 तारीख को पूरा होगा ना वही वाला माना जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। इसका मतलब है कि संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने की स्थिति में अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल 6 महीना और 6 सप्ताह हो सकता है। हमने पहले भी ये प्रश्न करवा रखा है। संसद दोनों सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। अनुच्छेद 85 के बारे में हमने बताया था, याद करिए आप लोग, अगर वीडियो सुना होगा, देखा होगा तो। यदि किसी अध्यादेश को संसद के समक्ष रखे बिना कालातीत होने दिया जाता तो इसका प्रचलन जो है समाप्त होने से पहले इसके तहत किए गए और पूरे किए गए कार्य पूरी तरह से वैध होते हैं और प्रभावी बने भी रहते हैं। तो क्या है भाई, पहले की तिथि पर सदन का पुनः समवेत होना या बाद की तिथि पर? तो इसका सही उत्तर है बाद की तिथि पर सदन का पुनः समवेत होना होता है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार मिलता है? 70 है या 72 है? ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भैया 72 है। ठीक है, इस क्षमादान करने की शक्ति है ना। लघुकरण होता है, परिहार होता है, क्षमा होता है, तो इन तीनों का मतलब भी होता है। ठीक है, याद रखना। तो सही उत्तर क्या हो गया? 72। अगला प्रश्न क्या है, हमने पढ़ाया है, और नहीं आप लोग पढ़े हैं तो वीडियो देख लीजिए एक बार, राष्ट्रपति वाला। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षमादान शक्ति या सही सुमेलित नहीं है। जो शक्तियाँ सही सुमेलित नहीं है उसमें हमें वो बताना है। तो देख लेते हैं भाई। देखिए क्या है, क्षमादान क्या है? अपराधी को पूरी तरह से दोषमुक्त कर देता है। दंड विलंब क्या है? विशेष परिस्थिति के मद्देनजर कम दंड कर दिया जाता है। क्या होता है? लघुकरण क्या है? लघुकरण क्या होता है? लघुकरण यह दंड के एक रूप का हल्के रूप से प्रतिस्थापन कर देना। ठीक, लघुकरण हो गया। परिहार क्या है? दंड और दंड की प्रकृति में कमी हो जाएगी। नहीं, मतलब परिहार का मतलब है चरित्र बदले बिना दंड की अवधि कम कर दीजिए। जैसे 2 साल का कठोर कारावास का दंड है, उसको 1 वर्ष का कर दिया जाए। ठीक है, समझ गए ना? परिहार का मतलब ये होता है, समझ गए। और दंड विराम का मतलब क्या बताए थे कि विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर दंड उनका कम कर दिया जाए। परिहार वाला जो है ना ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा परिहार का मतलब? कि चरित्र बदले बिना दंड की अवधि कम कर दी जाए। सही उत्तर सी हो जाएगा।
राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? अब देखिए, इसमें देखिए क्या है ना कि याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई का अधिकार होता है। सही है क्या? नहीं। राष्ट्रपति केवल तभी राहत दे सकता है जब वह इसे अत्यधिक कठोर पाता है। ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रपति की शक्ति का मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। नहीं। राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकते हैं और अलग दृष्टिकोण अपना भी सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति काफ़ी समान है। किसके समान है? तो ब्रिटिश जो राजशाही है ना, उसके समान है। मतलब ये हमने बताया भी आपको पॉलिटी में कि जो संसद में राष्ट्रपति का पद है ना, वो ब्रिटिश संसद में ताज के समान है। ठीक है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो किस अनुच्छेद में होगा भाई? इसमें देखिए, अनुच्छेद 52 है, 53 है, 74 है, 75 है। तो कौन सा है भाई? इसमें देना कि संघ का कार्यकारी जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग उसके द्वारा या तो सीधे करे या फिर संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ये अनुच्छेद आता है 53 के अंतर्गत। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन नियम ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग करने का अधिकार दिया है? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग करने का अधिकार दिया है। कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, अनुच्छेद का नाम है भैया 44वां संविधान संशोधन 1978। अगर आपने वीडियो पॉलिटी का देखा है तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी पॉलिटी के प्रश्नों में। अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी समय है, आप लोग एक बार देख लीजिए ज़रूर। ठीक है, प्लेलिस्ट चैनल पे मौजूद है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं है? विवेकाधीन शक्ति नहीं है भाई। अब देखिए, राष्ट्रपति का कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। पहली चीज़, विवेकाधीन शक्ति क्या है? ये भैया ना संवैधानिक नहीं है, वो स्वविवेकी पारिस्थितिकी है। परिस्थिति कैसी है कि भाई बहुमत प्राप्त दल का नहीं है कोई उनके पास। ठीक है, या फिर कोई सदस्य नहीं ऐसा है जो पहले मतलब कोई क्षेत्र में चुनाव जीता हो फिर भी उसको प्रधानमंत्री बनाने की नौबत आए। तो ऐसा कुछ है, परिस्थिति विवेकाधिकार है। ठीक है, संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के पास पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी के स्पष्ट बहुमत ना होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। मंत्रिपरिषद की पदच्युति जब वह लोकसभा में विश्वास सिद्ध नहीं कर सकती है, ये भी है। मंत्रिपरिषद के बहुमत खो देने पर लोकसभा का विघटन करना, ये भी है। लोकसभा का सत्रावसान, ये कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का समाधान कौन सी संस्था करती है? देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों के चुनाव से संबंधित विवाद जितने भी होंगे उन सब का समाधान किया जाएगा कहाँ? उच्चतम न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। और याद रखना, ये मान्य भी होगा। एक चीज़ और याद रखना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव को इस बात पर मतलब वो नहीं किया जा सकता है कि इसका निर्वाचक मंडल अधूरा था। इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपराष्ट्रपति का पद किसकी तर्ज पर बनाया गया है? देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति है ना, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पर है। ठीक है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। नहीं पढ़े हैं भैया, नहीं वीडियो देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं मिस होगा, इतना हम बोल रहे हैं। तो वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग, और अभी भी टाइम है, समझ जाइए। बाकी इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन होंगे भाई? संसद के ही सदस्य होंगे, विधानसभाओं के सदस्य नहीं आएंगे वहाँ पे आएंगे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में किस पद को कुछ विद्वानों द्वारा अनावश्यक महामहिम कहा गया है? किसको कहा गया महामहिम भाई? ये कहा गया है जो उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, समझ गए? तो ये उपराष्ट्रपति
का पद सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्होंने राज्यसभा का सदस्य रहते हुए और प्रधानमंत्री पद संभाला है? देखिए ऐसे कुछ लोग रहे, सब नहीं रहे हैं, कुछ ही रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे, जैसे I.K. गुजराल रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, H.D. देवगौड़ा भी रही, ये भी हमने लिखवा रखा है नोट्स में। ठीक है, H.D. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं सब के सब, और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो भैया इसमें देखिए इंदिरा गांधी भी हैं, H.D. देवगौड़ा भी हैं। अटल जी राज्यसभा के सदस्य नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे लेकिन वो नहीं थे, मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा कुल मिला के। तो कौन कौन भैया याद रख लो, कौन कौन भाई इसमें? इंदिरा गांधी, H.D. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल भी हैं इसमें। ठीक है, शामिल हैं। तो याद रखना ये 4 लोग इसमें हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष नहीं होता है? अब किसके सदस्य नहीं होते भाई? देखिए इसमें क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? क्षेत्रीय परिषद जो है ना, इसकी अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री। और याद रखना ये वाला प्रश्न इस बार उत्तराखंड PCS प्री 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, समानों में प्रथम शब्दावली का क्या मतलब है? समानों में प्रथम का मतलब है बराबरों के बीच में प्रथम। मतलब विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को समानों के बीच प्रथम और मंत्रिमंडल की मेहराब की आधारशिला वर्णित किया है। उनके अनुसार मंत्रिमंडल का प्रमुख उस समानों के बीच प्रथम होता है और ऐसी स्थिति में होता है जब तक रहता है असाधारण विचित्र प्राधिकार में से एक बना रहता है भी। ठीक है, तो क्या है सही उत्तर? बराबर के बीच प्रथम। एक चीज़ और याद रखना, सर विलियम वर्नर हैं, वनोर हाकोट हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को छोटे तारों के बीच चंद्रमा कहा है। किसने कहा है? नाम क्या है इनका? नाम है विलियम बनोर हाकोट। ठीक है, तो भैया सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं? अब देखिए अगर आप लोगों को याद होगा जो हमने पढ़ा रखा है पहले भी कि कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो देखिए अभी तत्काल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, वो भी प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा कौन है? फिर भैया मोरारजी देसाई गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वो भी प्रधानमंत्री बने हैं। VP सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो भी प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा H.D. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, वो भी प्रधानमंत्री बने। PV नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये भी प्रधानमंत्री बने। और अभी जो वर्तमान में मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हैं। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। थोड़ा सा ये सब फैक्ट याद रखना है, नहीं तो पता चले कि मामला गड़बड़ाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुवर्ती सभी संशोधनों के साथ संविधान के हिंदी अनुवाद के प्रकाशन की अनुमति दी है? तो इसमें क्या भाई, देखिए संविधान सभा ने क्या किया, भारत का संविधान अंग्रेजी में अपनाया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संविधान का हिंदी अनुवाद भी संविधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार के तहत 1950 में प्रकाशित किया गया। हिंदी में बाद में सभी संशोधनों सहित संविधान के आधिकारिक पाठ के प्रकाशन की सामान्य मांग रही है। संविधान का आधिकारिक जो पाठ होना कानूनी प्रक्रिया में इसका उपयोग सुगम बनाने के लिए भी जरूरी है। और यह काम जो है संविधान के 58वें संशोधन 1987 के माध्यम से किया गया है। कौन सा है? 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा संविधान का हिंदी अनुवाद का प्रकाशन की अनुमति। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ प्रतिज्ञान का रूप शामिल है? हमने आपको पढ़ाया है और बताया भी है कि तीसरी अनुसूची में 9 प्रकार के पदाधिकारियों के लिए शपथ प्रतिज्ञान की बात की गई है। उसमें राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, याद रखना। जिसमें क्या गया, शपथ या प्रतिज्ञान का रूप शामिल नहीं है। इसमें देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ अनुच्छेद 60 में है फिलहाल। उसमें 9 पदाधिकारी हैं आपके। ठीक है,
तो इसमें जो है राष्ट्रपति से संबंधित शपथ और प्रतिज्ञा नहीं है। बाकी सबसे संबंधित संसद के चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसे 9 पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। अगर आप नहीं समझे हैं तो भैया वीडियो जरूर देख लीजिए। वो 9 पदाधिकारी कौन है जिनके शपथ प्रतिज्ञान की बात तीसरी अनुसूची में की गई है। वो 8 पदाधिकारी कौन है जिनके वेतन भत्ते पेंशन की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा फिलहाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। देखिए भैया, बिल्कुल लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। हमने बोला भी है, लिखवाया भी है, वीडियो में भी बना दिए हैं, वीडियो में है उपलब्ध। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो डोगरी भी है, मैथिली भी है, संथाली भी है, जो 2003 में जोड़ी गई थी। तो इसमें पूछा रहा जो नहीं जोड़ी गई है वो है मणिपुरी, क्योंकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई कब? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो भैया देखो, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 75। अनुच्छेद 75 ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। ठीक है, तो याद रखना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 75 है। ठीक है, बी वाला, इतना हमें ध्यान रखना है। और याद रखना इनके व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं लोकसभा के प्रति। भाई, एक मंत्री को भी निकाला जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रावधान है, क्या प्रावधान है भारत में? भाई, भारत में ब्रिटेन में किसी भी सार्वजनिक कृत्य के लिए राजा के हर आदेश पर एक मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाता है। यदि आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है और वह न्यायालय में क्या है? उत्तरदायी भी होता है। ब्रिटेन में कानूनी रूप से स्वीकार्य वाक्यांश यह है कि राजा गलती नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब यही कि राजा गलती नहीं कर सकता, इसलिए उस पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन वही दूसरी ओर क्या है कि भारत में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं। ठीक है, कानूनी उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। और यह आवश्यक नहीं होता है कि सार्वजनिक कृत्य के लिए राष्ट्रपति के आदेश को किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया भी जाए। इसके अलावा न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की प्रकृति की जांच करने से वर्जित भी किया गया है। तो इसमें देखिए, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? तो 324 में क्या है? चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का गठन है ना, इसी में निर्देशन भी है, नियंत्रण भी है, अधीक्षण भी दिया गया है। सही उत्तर 324 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाता। देखिए, उपराष्ट्रपति पद का तो करवाएंगे ही, संसद का भी करवाएंगे, राज्य विधानसभा का भी करवाएंगे, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव ये नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है कौन सा है भाई? देखिए क्या है ना कि संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा किसी और नियोजन से वंचित नहीं किया है। सही बात है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों को पदावधि निर्दिष्ट नहीं की गई, ये भी बात सही है। यह एक न्यायिक निकाय है। सही है क्या भाई? ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखना, अर्ध न्यायिक निकाय है, प्रशासनिक सलाहकारी भूमिका निभाता है ये। तो अर्ध न्यायिक निकाय भैया न्यायिक नहीं है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। मतदान की उम्र 21 से घटा के 18 की गई थी। ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न और आता है कि जो निर्वाचन आयोग ना, ये कब बहुसदस्यीय बनाया गया था? और एक प्रश्न ये भी आता है कि कब से
निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय बना हुआ है? 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रश्नों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी वाला जाके, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते थे। संविधान का अनुच्छेद 315 प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है भाई? 315, ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है आपका अनुच्छेद 315। तो इसमें देखिए सब अलग अलग दिए गए हैं ना, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग भी है, राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग भी है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यूपीएससी के संबंध में सत्य हैं? क्या सत्य है भाई इसमें, ये देख लेते हैं। देखिए इसमें संविधान ने आयोग की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय संसद पर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। संसद मतलब इनके सदस्य संख्या पर कोई भी बात नहीं है, ठीक। यूपीएससी के सभी सदस्यों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक केवल भारत सरकार के अधीन, ऐसा भी कुछ नहीं है। सदस्य जो है 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बैठा रहेगा अपने, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना कि अध्यक्ष जो रहेंगे यूपीएससी के वो फिर से नौकरी कहीं और भारत सरकार के अंदर में नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन जो सदस्य हैं ना ये अध्यक्ष बन सकते हैं, वो चाहे लोग यूपीएससी के बने चाहे स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं वो कहीं भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन किन निकायों के लिए व्यय भत्ते और भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं? किन के व्यय और भत्ते उसमें शामिल नहीं होते भाई संचित निधि पर? तो देखिए इसमें क्या है, आलोचना होती है कि जो चुनाव आयोग का व्यय है ना संसद के मतदान से होता है भाई, जिससे इसकी स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है अन्य, ठीक है। तो इसमें निर्वाचन आयोग जो है ये प्रभावित नहीं है भारत के संचित निधि से, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? ये भैया संसद द्वारा किया जाता है, अभी हमने ऊपर बताया है 315 के बारे में, सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखिए इसमें क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य जो होते हैं ना 6 साल या 62 साल, ठीक है। अध्यक्ष 65 और सदस्य 62, पहले तो गलती हो गया। सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया और हटाया जाता है, दूसरा भी गलत है, नियुक्त तो ठीक था, यहाँ तक तो सही था, लेकिन हटाया जाना ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर से अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होती है, ये बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है, ठीक है। तो ये फिलहाल सही भी है कि राज्य के संचित निधि पर ही भारित होता है। इसके अलावा इसकी अनुशंसाएं प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं। तो भैया सी और डी इसका सही है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि 2 आंसर इसके सही हैं सी और डी, ठीक है। तो सही उत्तर ई हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करते हैं? तो भैया अनुच्छेद 280 है, ठीक है। ये सबको पता है कि जो वित्त आयोग है ना एक अर्ध न्यायिक निकाय है, याद रखना है। गठन हुआ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल पे या 5 साल से पहले भी, जैसा उस समय स्थिति रहे जैसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए हस्तांतरण योजना प्रदान की है? 21 से 26 वाली है ना इनकी अवधि, है ना, यही है ना। तो इसका सही उत्तर है, इसकी अध्यक्ष भैया NK सिंह, याद रखना 21 से 26 तक के लिए ये अपने पद पर बने रहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, 21, 22 से 25, 26 तक। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में किस कारक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? किस कारक को महत्व दिया गया भैया? देखिए क्या है ना कि जो आय दूरी है, कैसे मतलब, अब सुनिए, क्षैतिज हस्तांतरण पर क्षैतिज हस्तांतरण के लिए निर्दिष्ट मानदंड और भार कुछ इस प्रकार से होंगे। जनसंख्या 2011 की जनगणना में 15%, क्षेत्रफल 15%, वन पारिस्थितिकी की 10%, आय दूरी 45%, कर राजकोषीय प्रयास 2.5%, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12.5%। आयोग ने सुझाव भी क्या दिया कि 2021 की रिपोर्ट में सुझाव इन्होंने दिया कि उसी दर
मतलब 41% जम्मू कश्मीर के लिए 1% पर ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण बनाए रखा जाए और विशेष रूप से कोविड के समय के दौरान पूर्व अनुमेयता बनाए रखने और संसाधनों को स्थिर करने में सहायता करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आय दूरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न का जो सिस्टम ना बहुत अच्छा है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है इसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भी है भैया, है ना, संवैधानिक निकाय, तो ये तो सभी है ना इसमें संवैधानिक निकाय, लेकिन इसमें एक नहीं है। कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बाकी सभी संवैधानिक निकाय हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। किस संवैधानिक अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया? देखो भैया ये भी हमने पढ़ाया है, लिखाया भी है, वीडियो में भी है वो। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन था ऐसा जिसमें ये अलग हुए दोनों? अब देख लीजिए, ये अनुच्छेद संशोधन का नाम है 89वां 89th अमेंडमेंट, ठीक है, 2003 में हुआ था। और याद रखना 1999 में ही जनजातीय मंत्रालय अस्तित्व में आ गया था, लेकिन आयोग जो था ना अस्तित्व में आया अलग से 2004 में। ठीक है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कैग के कर्तव्य और शक्तियां प्रदान की गई? कैग को तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई भाई? अब देखिए कैग के लिए 148 दिया गया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद है 149, संसद को संघ राज्यों किसी अन्य प्राधिकरण निकाय के लेखों के संबंध में कैग के कर्तव्य शक्ति को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण करता है। कौन सा? अनुच्छेद 149 किसको करता है? संसद को। ठीक है, अगला प्रश्न है कैग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की जाती है? देखिए विनियोग लेखों पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट होगी वो तो करनी है ना, वो तो करनी है। दूसरा है वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट है, वो भी करनी पड़ेगी। ये लिखवाए हैं, नोट्स में है, ठीक है, परेशान नहीं होना। और इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा होगी, ये भी करना है इनको। लेकिन जो स्थानीय शासन पर लेखा परीक्षा होती है ना, ये राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कैग किसकी ओर से लेखा परीक्षा करता है? तो किसकी ओर से भैया लेखा परीक्षा किसकी ओर से करते हैं? तो याद रखना कैग लेखा परीक्षा संसद की तरफ से करते हैं। इस संसद का एजेंट होता है भाई, याद रखना, और संसद की ओर से ही व्यय की लेखा परीक्षा करता है, इसलिए वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। कौन? कैग आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है औचित्य लेखा परीक्षा से मतलब क्या होता है? अब देखिए कानूनी नियामकी लेखा परीक्षा के अतिरिक्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक औचित्य लेखा परीक्षा करता है। मतलब वह सरकारी व्यय की बुद्धिमत्ता, सत्यता, किफ़ायत की जांच कर सकता है, ऐसे व्यय की व्यर्थता, अपव्यय पर टिप्पणी कर सकता है। हालांकि कैग की ओर से अनिवार्य कानूनी नियामकीय लेखा परीक्षा के विपरीत औचित्य लेखा परीक्षा विवेकाधीन हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सरकारी खर्च की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता से संबंधित औचित्य लेखा परीक्षा है। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए हमने महान्यायवादी के बारे में बता रखा है कि पहली बात तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है। दूसरी बात ये कि भैया परंपरा रही है कि सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ ही जाते हैं। काम भी इनका क्या है? ये भारत के किसी भी न्यायालय में, कहीं संसद में भी इनको बैठने का भी, बोलने का भी अधिकार है। लेकिन याद रखना है संसद में ये अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब देख लेते कौन सा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, सही है क्या? सही बात है भाई, होना ही चाहिए, इतना बड़ा पद मिलेगा। भारत के कानूनी सलाहकार हैं ये, है ना, भारत का पहला विधि अधिकारी होते हैं भाई। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना, इनकी पदोन्नति राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, ये भी बात सही है। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी सही बात है। संविधान उसके कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान करता है, ये गलत है। ठीक है, महान्यायवादी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ और है, भारत के महान्यायवादी की सहायता करने के लिए किसी भी कार्यालय का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अर्थात
अनुच्छेद 76 में महान्यायाभिकर्ता, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता का उल्लेख नहीं किया गया। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान द्वारा राज्यपाल के पद के लिए निर्धारित शर्त या शर्तें हैं। तो राज्यपाल के लिए जो निर्धारित शर्त है वो भैया भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल को। बस सही है ना, सही नहीं है वो बताना हमें। फिर 35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। नियुक्ति के राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ये वाला कुछ डाउट में है। और दूसरी चीज़, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, ये भी डाउट में है। तो एक बात मान के चलिए, ए और बी सही है, सी और डी गलत है। इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपाल की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देख लेते कौन सा सही होगा भाई। अब देखिए, वह केवल राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, गलत है। मृत्युदंड को छोड़कर सभी अपराधों के मामलों में क्षमादान प्रदान कर सकता है, ये भी गलत है। ये सिर्फ जो सैन्य न्यायालय होता ना उसके दंड में कोई वो नहीं कर सकते, बदलाव फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना इस बात को। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं, ये बात सही है, 100% सही है ये। ठीक है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213। अच्छा, राष्ट्रपति किस कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, ये है 123 के तहत, 1, 2, 3 के तहत। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला प्रश्न है राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। कौन सा है भाई, अनुच्छेद है 163। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री एक सदस्य होता है, कैसा सदस्य भाई, अंतर्राज्य परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राज्य योजना बोर्ड का, नीति आयोग की शासी परिषद का। तो देखिए, मुख्यमंत्री ना अंतर्राज्यीय परिषद के भी सदस्य होते हैं भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी होते हैं, नीति आयोग के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य योजना बोर्ड के सदस्य नहीं होते हैं। तो भैया राज्य योजना बोर्ड को हटा दिया जाए, अंतर्राज्यीय परिषद के हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी हैं, नीति आयोग की शासी परिषद के भी हैं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो इन तीनों के हैं ना, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान की संशोधन प्रक्रिया शामिल है। अनुच्छेद है 368। और भाग क्या है, हम अनुच्छेद याद कर लेते हैं लेकिन भाग भूल जाते हैं भैया, भाग भी हमको याद रखना है। भाग है 20, तो सही उत्तर हो जाएगा 20 डी। कौन सा संशोधन संसद के साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता, कौन सा ऐसा है भाई, तो देख लेते हैं। चलिए, 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, कुल मिला के जो 7वीं अनुसूची की संघ सूची है ना, इसमें कोई साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जाएगा। बाकी संसद में गणपूर्ति है, ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगी। द्वितीय अनुसूची ये भी हो जाएगा। नागरिकता अधिग्रहण समाप्ति है, ये भी हो जाएगा। लेकिन भैया 7वीं अनुसूची जो संघ सूची है इसमें नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के संशोधन प्रक्रिया में कुल सदस्यता का तात्पर्य है। संविधान की संशोधन, संविधान संशोधन की बात हो रही है यहाँ पे, 368 की बात हो रही है। खुद क्या है वो है भैया विशेष बहुमत प्लस राज्यों, आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला संशोधन वाला प्रावधान है इसमें, संविधान के संशोधन में। ठीक है, तो कुल सदस्य का मतलब क्या है भाई, अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है। कुल सदस्यता का मतलब है कि प्रत्येक सदनों के सदस्यों की कुल संख्या। सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में माना गया कि संसद द्वारा मूलाधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किसके मामले में माना गया था, ये एक मामला आया था, शंकरी प्रसाद मामला 1951 में, संपत्ति के अधिकार में कटौती करने वाले संशोधन की
संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी इसके तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल साधारण कानून शामिल है, न कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम शामिल है। अनुच्छेद 13 के तहत ये शंकरी वाले मामला माना गया ऐसा। गोलकनाथ का विवाद आया। फिर गोलकनाथ मामला आता है 1967 में। इसमें कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, अपना रुख पलट दिया। क्या पलटा भाई, 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें कुछ राज्य अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में डाला भी गया था। सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था की मूल अधिकारों के लोकोत्तर अपरिवर्त स्थिति दी गई है और इसलिए संसद इनमें किसी भी अधिकार को कम नहीं कर सकती है। तो ये भैया मामला क्या है, गोलकनाथ मामला में, ठीक है, 1967 याद रखना। अगला प्रश्न क्या है कि किसका इंदिरा नेहरू गांधीवाद 1975 में संविधान की मूल संरचना के रूप में वर्णन किया गया है। इंदिरा नेहरू गांधीवाद 1975 में संविधान की मूल संरचना के रूप में वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वाली बात थी, ठीक है। इसमें क्या था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत जो माना गया, व्यक्ति के दर्जे अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता, अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता और कानूनों की सरकार और लोगों की नहीं, यानी कानून का शासन होगा, न्यायिक समीक्षा रहेगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कि लोकतंत्र में निहित होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। बाकी ये जो पॉइंट हमने पढ़े हैं इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न क्या है कि किस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा। तो ये देखिए, ये मामला है वामन राव वाद। यह है 1981 का मामला, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वामन राव मामले में 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और फिर से स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि है। ये 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। सही उत्तर हो गया वामन राव वाद 1981। अगला प्रश्न क्या है, किन किन निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि था कि खतरनाक उद्योगों की गतिविधियों में दुर्घटना की स्थिति में पूर्ण दायित्व का पालन किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ भाई, कौन सा मामला है, ये मामला था MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1986। इसमें दिल्ली स्थित श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के परिषद से ऑलियस गैस रिसाव के बाद हुई थी, ठीक है, मामले की उत्पत्ति। यह गैस रिसाव कुख्यात भोपाल गैस रिसाव के तुरंत बाद हुआ था, 86 में भोपाल में हुआ था। दिल्ली में काफ़ी दहशत पैदा हुई। इस मामले ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत डीप पॉकेट्स की अवधारणा को निर्धारित कर दिया। सख्त पूर्ण दायित्व के अपराध में व्यक्ति अपराध करने का कोई इरादा न रखते हुए भी दोषी हो सकता है, ठीक है, पूर्ण दायित्व तो है भैया। तो इसका मतलब है MC मेहता बनाम भारत संघवाद। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में गरिमा के साथ मरने का अधिकार का समर्थन किया गया है। अब ये क्या है, गरिमा के साथ मरने का, गरिमा के साथ मरने का अधिकार का समर्थन किया गया है। ये मामला है भैया अरुणा शानबॉग वाद में 2011। ये मामला कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए। दिशा निर्देश अंततः किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस निर्णय ने कुछ स्थितियों में भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संभव बनाया। निष्क्रिय, एक्टिव नहीं, पैसिव क्या है ये, जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह व्यक्ति को निष्क्रियता से मुक्त करता और व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने के लिए अनुमति देता है। तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में एक और आदेश दिया। कौन सा, कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया और मरणासन्न रूप से बीमार और जीवन भर कोमा में रहने वाले लोगों को की जीवन रक्षा प्रणाली हटाने की अनुमति दी गई। तो अरुणा शानबॉग वाद है ये, ठीक है, सही उत्तर 2011। अगला है लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सुना। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद ये सुनाए थे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया इन्होंने। तो ये था लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013। इसमें क्या था, किस मामले में
कि उपबंधों के लिए अधिकार, ठीक है। साथ ही इसने याचिकाकर्ता का यह भी तर्क भी स्वीकार किया कि किसी उम्मीदवार सदस्य की अयोग्यता का आधार एक ही है, मतलब कि संसद ने खंड 8(4) लाकर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया। और न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि पहले ही धारा 8(4) से लाभान्वित हो चुके वर्तमान सदस्य इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। तो सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। लिली थॉमस वाला मामला याद रखना कि भैया जनप्रतिनिधि अधिनियम 51 की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट तक पहुंच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं भैया। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत एक मूलाधिकार है भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इंटरनेट तक पहुंच एक मूलाधिकार है, तो बात सही है। सही है क्या, गलत है भाई। अब मूलाधिकार इंटरनेट तक पहुंच कैसे हो भाई, कैसे संभव है। 239 का रिचार्ज या 999 का रिचार्ज जो होता है, एक गरीब मजदूर नहीं करवा पाए तो अब क्या करें, सरकार उनके रिचार्ज भी करवा दे। तो ये अधिकार नहीं है, ठीक है। हाँ, सरकार योजनाएं चला रही हैं तो वो है फिलहाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट तक पहुंच एक मूलाधिकार है, ये वाला गलत है। बाकी इसका सभी सही है कि व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत है, इसे केवल अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 358 के तहत भैया, याद रखना, ये भी सही उत्तर इसका बी हो गया। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शटडाउन के संबंध में आदेश कौन पारित कर सकता है। याद रखना, संघ या राज्य का केवल गृह सचिव होता है जो इंटरनेट शटडाउन के संबंध में आदेश पारित कर सकता है। कौन, संघ या राज्य का केवल गृह सचिव करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की गारंटी देता है। कौन सा है ऐसा अनुच्छेद भाई। अब देखिए, 25 से 28 में कुछ दिया गया है ना, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, फिर 32, है ना, ऐसे है। तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, वो 25 से 28 के बीच में है भाई। तो इसमें जो है अनुच्छेद 27 है कि धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति की गारंटी देता अनुच्छेद 27 है। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, देखिए, अस्थिर सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, ये दोनों तो नहीं है भैया, ये दोनों संसदात्मक व्यवस्था के हैं जो कि भारत में व्यवस्था है। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक का है, क्योंकि है भाई, इसी सिद्धांत पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली शुरू हुई है। इसी सिद्धांत पर राज्य सरकार, मतलब शक्तियों के पृथक्करण के ही सिद्धांत पर, तो ये तो है। राज्य और सरकार का एक ही प्रमुख होगा, ये भी है, ठीक है। तो सी और डी इसका सही उत्तर है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल की विशेषता आप निम्नलिखित में से किस देश में देख सकते हैं। छाया मंत्रिमंडल क्या है भाई, इसमें विपक्ष के लोगों का वरिष्ठ समूह शामिल होता है जो विपक्ष के नेता के नेतृत्व में सरकार का वैकल्पिक मंत्रिमंडल बनाता है, और जिसके सदस्य मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य की स्थिति की छाया या दर्पण होते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा भैया आपको ब्रिटेन में, भारत में नहीं। ये वैसे फ्रांस में नहीं है, लेकिन ये ब्रिटेन में मौजूद है, छाया मंत्रिमंडल। तो ठीक है, इस प्रकार से आज ये भी पेपर समाप्त हो गया, ठीक है। अब अगला पेपर भी देखेंगे, और ये अब अगला वीडियो में अगला वाला पेपर होगा, और हो सके तो अगला पेपर जो भी होगा उसमें पूरा वीडियो एक साथ करेंगे। 1.25 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम, लेकिन फिर भी इसमें भी उतना ही लग रहा है लगभग। तो ऐसा करेंगे थोड़ा सा, तो उसको हम अब स्टार्ट करेंगे, तो पूरा पेपर एक साथ कराएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं भैया। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सब लोग अच्छा प्रदर्शन करिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, एकदम लगा दीजिए पूरा जोर, झोंक दीजिए अपने आप को। लास्ट टाइम है, जितनी मेहनत कर पाए कर लीजिए, क्योंकि इसी के बाद परिणाम जो होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो भैया इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।